कहाँ देख रहे? प्रोब मेथड की बात हुई थी। सेकंड लिखोगे? बाई पीसीआर। बाई पीसीआर लिखो बेटा। पीसीआर के थ्रू हम कैसे किसी पैथोजन को डिटेक्ट कर सकते हैं जिसका इन्फेक्शन हमारी बॉडी में हुआ है, ये डिस्कस करना है। हो गया? लिखो, एक लाइन लिखना है इसमें। वी कैन डिटेक्ट वी कैन डिटेक्ट पैथोजन पैथोजन present in our body pathogen we can detect pathogen present in our body by amplification of by amplification of their nucleic acid by amplification of their nucleic acid their nucleic acid even even the concentration of pathogen even the concentration of pathogen the concentration of pathogen is very low is very low and and before before any visible symptom and before any visible symptom and before any visible नहीं visible, ठीक है, visible symptom appeared any visible symptom appeared। ठीक है, ध्यान सुनना बेटा। हमने कहा कि पीसीआर का यूज करके हम अपने बॉडी में प्रेजेंट किसी भी पैथोजन को डिटेक्ट कर सकते हैं, किसी बैक्टीरिया या वायरस को डिटेक्ट कर सकते हैं। कैसे? उसके डीएनए के को एम्पलीफाई करके, अपने डीएनए को नहीं। ठीक है, हम किसके डीएनए को एम्पलीफाई करेंगे? उस पैथोजन के। तो उस पैथोजन के डीएनए को एम्पलीफाई करके हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, और वो भी तब डिटेक्ट कर सकते हैं जब उसका कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में बहुत कम हो, उसके वजह से अभी कोई विजिबल सिम्टम ना आया हो। जैसे जब मैंने पिछले क्लास में कहा था कि नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड होता है, ठीक है, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, सलाइवा टेस्ट या फिर ऐसा कोई भी टेस्ट हम करवाते हैं, तो उसमें हम पैथोजन को तब डिटेक्ट कर रहे होते हैं जब सिम्टम्स आ रहे होते हैं। ठीक है, और उस टाइम तक पैथोजन का लोड हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है। तब जाके हम पता लगा पाते हैं ब्लड टेस्ट से, ठीक है, या यूरिन टेस्ट से कि कोई पैथोजन का इंफेक्शन हमारी बॉडी में है या नहीं है। बट पीसीआर एक ऐसी टेक्निक है जहां पे अगर पैथोजन का कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में, पैथोजन का लोड हमारी बॉडी में बहुत कम है, ठीक है, अभी उसकी वजह से कोई सिम्टम नहीं आ रहा है, उस टाइम पे भी हम पीसीआर का यूज करके हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम पैथोजन, हमारी बॉडी में पैथोजन है या नहीं है। और याद रखना है, इसके लिए उस पैथोजन के न्यूक्लिक एसिड को एम्पलीफाई करना है, उस बैक्टीरिया या वायरस के न्यूक्लिक एसिड को एम्पलीफाई करना है। अब एनसीईआरटी कहती है कि पीसीआर से ये आप कैसे पता लगाओगे। ठीक है, तो इस पॉइंट को यहां पे समझने की कोशिश करते हैं कि पीसीआर का यूज करके हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो हम दो केस लेते हैं, एक पर्सन ए और दूसरा हो गया पर्सन बी। ठीक है, ध्यान सुनना बेटा, पर्सन ए और पर्सन बी। अब यहां पे जैसे मान लो दो लोग हैं, ए और बी, ये दोनों लोग किसी डॉक्टर के पास गए, ठीक है, और अभी हम सिम्टम मान लेते हैं कि सिम्टम आ रहा है, ठीक है, हालांकि हम बिना सिम्टम आए भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो डॉक्टर ने इन दोनों को देखा और इनके सिम्टम को देख के उसको लगा
कि इन दोनों को किसी एक पर्टिकुलर पैथोजन का इन्फेक्शन हुआ है। जैसे मान लो उसको शक है कि साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का इन्फेक्शन है, साल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन है। अब साल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन है कि नहीं है, इसको कंफर्म करने के लिए जांच लिखेगा वो, तो वो पीसीआर जांच लिख सकता है। तो उसने दोनों को लिखा कि जाओ आप पीसीआर टेस्ट करा के आओ कि आपकी बॉडी में वो इन्फेक्शन, जैसे एचआईवी की बात कर रहे थे, एचआईवी का अगर किसी को शक है तो हम पीसीआर का यूज कर सकते हैं, तो पीसीआर के थ्रू इसको एम्पलीफाई करके पता लगा सकते हैं। तो उसने लिखा। अब जब आप जांच करने जाओगे तो जो टेस्ट करने वाला होगा वो क्या करेगा, 2 एपेंड्रॉफ ट्यूब लेगा। बात समझ गए? इन दोनों एपेंड्रॉफ ट्यूब में, ठीक है, पर्सन ए के लिए एक, एक पर्सन बी के लिए, दोनों एपेंड्रॉफ ट्यूब में, ठीक है, क्या डाला गया है, डीएनटीपीज। ये डीएनटीपीज डाल दिया गया, डीएनटीपीज ऐड करेगा, ठीक है। इसके बाद ये क्या है, टैग पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज ऐड करेगा। अब एपेंड्रॉफ ट्यूब में ये सब कुछ हमने पहले लिख रखा है तो फिर से पूरा डिटेल में नहीं लिख रहे हैं। फिर क्या करेगा, 2 डिफरेंट टाइप के डीएनए प्राइमर, उसने डीएनए प्राइमर यूज किया, ठीक है। और मेन यहां पे ये डीएनए प्राइमर ही है, इसी को समझना है। तो ये हुआ डीएनए प्राइमर। अब यहां पे जो डीएनए प्राइमर हम यूज करेंगे बेटा पीसीआर ट्यूब में, ठीक है, एपेंड्रॉफ ट्यूब में, ये डीएनए प्राइमर जिस पैथोजेन को हम पता लगा रहे हैं, जैसे मान लो हम एचआईवी की बात करें कि एचआईवी का वायरस हमारी बॉडी में है कि नहीं है, हम ये पता लगा रहे हैं, तो जिस पैथोजेन को पता लगा रहे हैं उस पैथोजेन के डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ये जो प्राइमर होगा ये पैथोजेन के डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री होगा, हमारे डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा, ठीक है। तो हमने कहा ये होगा कॉम्प्लीमेंट्री टू पैथोजेन डीएनए, पैथोजेन डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ठीक है। तो दोनों में हमने पैथोजेन, जिसको भी हम पता लगा रहे हैं, यानी एक बार में हम कोई एक ही बैक्टीरिया या वायरस को पता लगा पाएंगे, ठीक है। तो हम जिसको पता लगा रहे हैं उसके लिए हमने प्राइमर डाल दिया। अब चलो, पहले पर्सन का हमने सैंपल लिया। जब हम सैंपल लेंगे तो उस सैंपल में उस ह्यूमन की भी सेल होगी, और अगर वो पैथोजन है तो वो पैथोजन की भी सेल होगी, बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया की भी सेल होगी। फिर क्या करेंगे, डीएनए आइसोलेट करेंगे उससे, डीएनए आइसोलेशन मेथड से। जब डीएनए आइसोलेट करेंगे तो उस डीएनए में ह्यूमन का डीएनए भी आएगा और उस बैक्टीरिया का डीएनए भी आएगा, ठीक है। और हमको यही पता करना है कि बैक्टीरिया का डीएनए है या नहीं है, ठीक है। तो हम अभी मान लेते हैं कि उसमें दोनों का डीएनए था। फिर हम क्या करेंगे, उस डीएनए को यहां ऐड कर देंगे, यहां डाल देंगे। तो अब ये जो डीएनए है, ये डीएनए मान लो ह्यूमन डीएनए है, ह्यूमन डीएनए तो होगा ही होगा हर बार, ठीक है। अब इस पर्सन में अगर पैथोजन का इन्फेक्शन है तो यहां से डीएनए आइसोलेशन में पैथोजन का डीएनए भी आया होगा, ठीक है। ये पैथोजन का डीएनए हो गया, पैथोजन डीएनए। मुझे नहीं पता है अभी कि है कि नहीं है, ठीक है, यही तो पता करना है, ठीक है। तो पैथोजन का डीएनए भी उसमें प्रेजेंट होगा। अब क्या करेंगे, ये मिक्सचर बना के इसको थर्मल साइक्लर में डाल देंगे। थर्मल साइक्लर में डालने के बाद अब हम, ठीक है, मशीन को ऑन करेंगे। तो पहला स्टेप होगा डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन में दोनों डीएनए डीनेचर होंगे, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप होगा एनेलिंग, एनेलिंग में प्राइमर जाके अपने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से जुड़ेगा। अब बताना, ये प्राइमर किसका कॉम्प्लीमेंट्री है, पैथोजेन के डीएनए का। तो पैथोजेन का डीएनए है क्या इसमें, तो जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, तो ये जाके पैथोजेन के डीएनए के साथ जुड़ गया। क्या ये डीएनए के ह्यूमन के डीएनए के साथ जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। अब अगर प्राइमर जुड़ा डीएनए के साथ तो तीसरा स्टेप एक्सटेंशन होगा, और एक्सटेंशन होगा तो, ठीक है, डीएनए का अमाउंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो पैथोजेन के डीएनए का अमाउंट का बढ़ना यानी एम्प्लीफिकेशन हुआ। तो अब इस ट्यूब में एम्प्लीफिकेशन होगा, तो यहां पे एम्प्लीफिकेशन अकर, अगर एम्प्लीफिकेशन हो रहा है इसका मतलब पैथोजेन का डीएनए प्रेजेंट, ठीक है, पैथोजेनिक डीएनए प्रेजेंट, पैथोजेनिक डीएनए प्रेजेंट, पैथोजेनिक डीएनए प्रेजेंट है। और अगर पैथोजेनिक डीएनए प्रेजेंट है तो पैथोजेन प्रेजेंट है, तो हमने कहा पैथोजेन प्रेजेंट, पैथोजेन प्रेजेंट है। बात समझ गए? दूसरा, दूसरे पर्सन में जब हमने सैंपल लिया और उसका जब हमने यहां पे सैंपल का डीएनए डाला, तो इसमें मान लो पैथोजन नहीं था इस पर्सन में, तो इसके सैंपल में पैथोजन का डीएनए नहीं आएगा, केवल क्या होगा, ह्यूमन डीएनए। तो यहां पे केवल ह्यूमन डीएनए होगा। और जब केवल ह्यूमन डीएनए होगा तो क्या ये प्राइमर जाके डीएनए के साथ जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। और जब प्राइमर नहीं जुड़ेगा तो क्या एम्प्लीफिकेशन होगा,
तो डीएनए का अमाउंट नहीं बढ़ेगा, जितना अमाउंट है डीएनए का उतना ही रह जाएगा। नो एम्प्लीफिकेशन, नो एम्प्लीफिकेशन, कोई भी एम्प्लीफिकेशन नहीं हुआ। और जब एम्प्लीफिकेशन नहीं हुआ तो पैथोजन का डीएनए एब्सेंट है। तो हमने कहा पैथोजेनिक डीएनए एब्सेंट, और पैथोजेनिक डीएनए एब्सेंट है तो पैथोजन एब्सेंट, तो पैथोजन एब्सेंट है। तो देखा आपने कि हमने पैथोजन के न्यूक्लिक एसिड को एम्प्लीफाई करके पता किया पैथोजन है कि नहीं। ठीक है, तो हम पीसीआर के थ्रू पैथोजन यानी बैक्टीरिया या वायरस के न्यूक्लिक एसिड को एम्प्लीफाई करके पता करते हैं वो है कि नहीं। अगर एम्प्लीफिकेशन हो रहा है तो उसका डीएनए प्रेजेंट है, नहीं हो रहा है तो डीएनए एब्सेंट है। अब सुनना बेटा, बैक्टीरिया अगर है तो बैक्टीरिया के पास में तो डीएनए ही होगा, लेकिन अगर वायरस है तो वायरस के पास में डीएनए भी हो सकता है, और अगर डीएनए वायरस है तब तो आराम से जाके जुड़ जाएगा। लेकिन अगर मान लो कोई आरएनए वायरस है, जैसे कोरोना वायरस, एचआईवी, अब उस केस में ये प्राइमर तो डीएनए के साथ जुड़ता है, तो वहां पे क्या होगा, तो वहां पे हम क्या करते हैं, इसमें पहले एक हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी डाल देते हैं। तो हम अपने डीएनए पॉलीमरेज के साथ साथ, टैग पॉलीमरेज के साथ साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज डाल देते हैं। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है, पहले उस वायरस के आरएनए से डीएनए बनाता है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, और फिर उस डीएनए के साथ ये जाके जुड़ता है और तब एम्प्लीफिकेशन होता है। उसको कहते हैं आरटीपीसीआर। क्या कहते हैं, तो जैसे एचआईवी के केस में, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए तक डीएनए होता है, आरएनए होता है। कोरोना के केस में क्या होता है, आरएनए होता है। इन दोनों केसेस में हम आरटीपीसीआर का यूज करते हैं, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर का यूज करते हैं। बात समझ गए। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं पीसीआर के थ्रू कि कोई पैथोजन हमारी बॉडी में है या नहीं है। अब सुनना, एनसीईआरटी कहती है कि आजकल, ठीक है, एचआईवी वायरस को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, पीसीआर का रूटीनली यूज हो रहा है। ठीक है, यानी एचआईवी वायरस का इंफेक्शन किसी पेशेंट में है कि नहीं, सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट जो होते हैं उनमें एचआईवी का इंफेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, ये डिटेक्ट करने के लिए पीसीआर एक बहुत ही अच्छा मेथड है। और दूसरा, जो सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट होते हैं उनमें म्यूटेंट जीन है, जैसे जीन में म्यूटेशन की वजह से कैंसर होता है कई बार, तो कोई जीन म्यूटेंट है या नहीं है, तो म्यूटेंट जीन को पता करने के लिए भी पीसीआर का यूज होता है। तो पीसीआर, ठीक है, कैंसर पेशेंट में म्यूटेंट जीन को भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, पीसीआर हमारी बॉडी में, ठीक है, कोई पैथोजन है या नहीं है उसको पता करने में हेल्प कर रहा है। फॉर एग्जांपल एचआईवी, एचआईवी को भी पता करने में हेल्प कर रहा है। इस तरीके से पीसीआर एक एफिशिएंट टेक्निक है जिसके थ्रू हम इन दोनों चीजों को पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमने दो मेथड डिस्कस कर लिया, पहला प्रोब, दूसरा पीसीआर, और ये दोनों, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं। ठीक है, और ये मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के, अर्ली डायग्नोसिस के मेथड हैं, इनसे हम पहले ही डायग्नोस कर सकते हैं सिम्टम आने के पहले भी। बात समझ गए, लिख लो। हम पहले भी कर सकते हैं, मैं कह रहा हूं पहले भी कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी को शक हो गया कि मुझे हो सकता है कि मैं एचआईवी से इंफेक्टेड हो गया, तो उस केस में उसको कंफर्म करने के लिए सिम्टम के पहले भी तो जांच हो सकती है। जैसे होता है ना कि अगर मदर को अगर डिजीज है, उसका बेबी होने वाला है, उस केस में, ठीक है, वो इन्फेक्टेड है कि नहीं है ये कंफर्म करना है, तो भी हम कर सकते हैं इससे। सिम्टम आने के बाद तो हो ही सकता है, लेकिन सिम्टम के पहले भी हम कर सकते हैं। मतलब ये नहीं कि सिम्टम आने के बाद नहीं होगा, सिम्टम आने के बाद भी हो सकता है, लेकिन उसके पहले भी कर सकते हैं इस मेथड से।
देखो अगला मेथड है एलाइजा। अब एलाइजा आपने पढ़ रखा है शायद, ठीक है? तो एनसीईआरटी में जितनी बात कही गई है उसको एक बार समझ लेते हैं, ठीक है? मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से क्वेश्चन आएगा कि एलाइजा किस पे बेस्ड है, तो एलाइजा बेस्ड होता है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे। ये बात याद रखनी है। अब इससे कैसे हम पैथोजन को पता लगाते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करना बेटा। अगर हम किसी भी पैथोजन की बात करें, जैसे मान लो ये एक कोई पैथोजन है, कोई बैक्टीरिया है, ठीक है? तो पैथोजन के सरफेस पे कुछ स्पेसिफिक एंटीजन पाए जाते हैं, और ये एंटीजन, ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ये किसी और पैथोजन में नहीं पाया जाएगा, ठीक है? तो इनके सरफेस पे कुछ पर्टिकुलर प्रोटीन या एंटीजन, जो किसी और भी नेचर का हो सकता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर एंटीजन प्रेजेंट होगा, ठीक है? अब चलो, अगर हमारी बॉडी में ये एंटीजन मिला, इसका मतलब ये बैक्टीरिया का इंफेक्शन हुआ है, तभी तो ये एंटीजन है। तो हम एलाइजा मेथड के थ्रू किसी पैथोजन के एंटीजन को पता लगा सकते हैं कि हमारी बॉडी में उसका एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं है, पहला। दूसरा पॉइंट सुनना बेटा, जब कोई पैथोजन हमारी बॉडी में आता है, ठीक है, तो हमारी जो बी सेल होती है, बी लिम्फोसाइट आपने पढ़ा होगा, ठीक है? हमारी जो बी सेल होगी, ये बी सेल इस पैथोजन के अगेंस्ट, ठीक है, एक एंटीबॉडी बनाएगी। क्या बनाएगी? एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी स्पेसिफिक होता है अपने पैथोजन के लिए, ये किसी और पैथोजन के साथ नहीं जुड़ेगा, ये इस पैथोजन के लिए स्पेसिफिक है। तो अगर हमारी बॉडी में इस पैथोजन के अगेंस्ट बनने वाला एंटीबॉडी मिला, ठीक है, इसका मतलब यह हुआ ना कि हमारी बॉडी में इस पैथोजन का इंफेक्शन है। बात समझे? तो यह हुआ एंटीबॉडी। ये क्या हो गया? एंटीबॉडी। तो इस टेक्निक के अंदर हम किसी पैथोजन के एंटीजन को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, और हम इस पैथोजन के अगेंस्ट बनने वाले एंटीबॉडी को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, और इन दोनों तरीके से पता लगा सकते हैं कि पैथोजन का इंफेक्शन हमको हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है? तो एनसीईआरटी ने बस इतनी ही बात कही है कि ये एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के ऊपर बेस्ड होता है, जिसमें हम किसी भी पैथोजन के एंटीजन या फिर उसके अगेंस्ट बनने वाले एंटीबॉडी को डिटेक्ट करके ये पता लगा सकते हैं कि उस पैथोजन का इंफेक्शन हुआ है या नहीं हुआ। जैसे कोरोना के टाइम पे बहुत सारे लोगों को कोरोना वायरस का इंफेक्शन हुआ, लेकिन उनको पता नहीं चला, सिम्टम्स नहीं आए। बाद में जब, ठीक है, हमने एंटीबॉडी टेस्ट कराया तो पता चला कि कोरोना के अगेंस्ट बनने वाले एंटीबॉडी हमारी बॉडी में थे। इसका मतलब क्या हुआ कि कोरोना का इंफेक्शन हमको हुआ था। तो कई बार जब हम किसी एंटीजन को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो उसके अगेंस्ट बनने वाले एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर लेते हैं, और उससे भी हम कंफर्म कर लेते हैं कि हमारे बॉडी में उस पर्टिकुलर पैथोजन का इंफेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये तीन मेथड हमको डिस्कस करने थे, और तीनों मेथड में से, ठीक है, हमने तीनों की बात कर ली। पहला अगर एनसीईआरटी की वजह से बात करें तो पहला था पीसीआर, पीसीआर, ठीक है, दूसरा था प्रोब, और तीसरा हो गया एलाइजा, ठीक है? तो एलाइजा में हम क्या डिटेक्ट करते हैं? पैथोजन का एंटीजन या उसके अगेंस्ट बनने वाला एंटीबॉडी, ठीक है? और ये किस पे बेस्ड होता है? एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के ऊपर, ठीक है? अब इसमें एलाइजा करते कैसे हैं, क्या होता है, ठीक है, ये टेक्निक एक्सप्लेन नहीं किया गया, ठीक है, और डिस्कस करने की भी जरूरत नहीं है, इसलिए हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? अब बात करते हैं अपने एक फिर से और छोटे से टॉपिक के, ठीक है, और वो है यूज ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल, ठीक है? अब सुनना बेटा, ट्रांसजेनिक एनिमल क्या है, ठीक है, ये हम जानते हैं। अगर हम कोई डिजायर्ड डीएनए, कोई एलियन जीन, कोई फॉरेन जीन किसी एनिमल सेल में ट्रांसफर करते हैं, और उस एनिमल सेल से पूरा एनिमल डेवलप करते हैं, तो इस एनिमल के हर सेल में ये डिजायर्ड जीन प्रेजेंट होगा, और इससे बनने वाले एनिमल को क्या कहा जाएगा? ट्रांसजेनिक एनिमल। तो याद रखना कि ट्रांसजेनिक एनिमल वो होते हैं, देखो जा रहा है, ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल वो होते हैं, ठीक है, भाग के डर के मुझसे कि अब ये ट्रांसजेनिक बना देगा मुझे, ठीक है, पूछिए उसका बाहर लड़का, दो दो है क्या? एक ही है? अच्छा, एक तार है, कहाँ गया? भाग गया, ठीक है, नहीं तो मैं आज इसको ट्रांसजेनिक बनाता है। चलो, तो हमने कहा कि इस तरीके से अगर हम बनाते हैं तो एनिमल क्या होगा? ट्रांसजेनिक एनिमल। अब सुनना बेटा, ये पूरा प्रोसेस कैसे करते हैं, हल्का सा मैंने बताया था। हम डिसआर्म्ड रिट्रोवायरस यूज करते हैं, उसके थ्रू इसको ट्रांसफर करते हैं, और हम जाइगोटिक स्टेज में ट्रांसफर करेंगे, तभी जाके उस एनिमल के सभी सेल में वो जीन जा पाएगा और बन जाएगा ट्रांसजेनिक एनिमल।
अब तक जितने ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए गए हैं उनमें ट्रांसजेनिक रैट बनाया गया है, रैबिट बनाया गया है, पिग बनाया गया है, काऊ बनाया गया है, सिप बनाया गया है, फिश बनाया गया है, ठीक है, एटसेट्रा। ये मेन है जिनको बनाया गया। जितने भी ट्रांसजेनिक एनिमल आज तक बनाए गए हैं उसमें से 99% ट्रांसजेनिक माइस बनाए गए हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम ट्रांसजेनिक माइस बनाए गए हैं। अब हम बात करते हैं इनका यूज क्या है, क्यों हम ट्रांसजेनिक एनिमल बना रहे हैं, इसका यूज डिस्कस करते हैं। तो ध्यान सुनना बेटा। पहला यूज है नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट में। अब नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट में यूज क्या है इसको समझते हैं। ध्यान सुनो। जैसे हमारे पास में कोई एक जीन है, वो जीन हमारे फिजियोलॉजी और हमारे डेवलपमेंट में, डेवलपमेंटल पाथवे में क्या रोल प्ले करता है, इसकी इंफॉर्मेशन मुझे कलेक्ट करनी है, ठीक है। इसके बारे में मुझे स्टडी करना है। तो हम ट्रांसजेनिक एनिमल का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि ट्रांसजेनिक माइस हम ज्यादा क्यों बनाए, क्योंकि अगर आप देखो तो हमारा जीनोम और माइस का जीनोम बहुत हद तक मैच करता है, उसमें बहुत ज्यादा सिमिलरिटी होती है। यानी जैसे जीन हम लोग के पास में पाए जाते हैं वैसे ही लगभग जीन माइस के पास में भी पाए जाते हैं। तो अगर मुझे कोई जीन है जिस जीन का यूज हमको पढ़ना है, रोल पढ़ना है कि ये हमारे नॉर्मल फिजियोलॉजी, हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी, हमारे डेवलपमेंट में उस जीन का प्रोडक्ट क्या रोल प्ले करता है, तो उस स्टडी के लिए क्या कोई ह्यूमन सामने आएगा? नहीं आएगा। कोई ऐसा तो नहीं कहेगा ना कि ठीक है मुझे पे एक्सपेरिमेंट कर लो, अब दुनिया में बचा क्या है, ठीक है, रह के भी क्या करेंगे, ठीक है, ऐसा तो कोई नहीं कहेगा, ठीक है। तो नहीं कहना चाहिए, अगर कह रहे हैं ऐसा तो भी नहीं कहना चाहिए, ठीक है। दुनिया में बहुत कुछ बचा हुआ है, ठीक है, दुनिया कभी खत्म नहीं होती है, ठीक है। तो हमने कहा कि यहां पे उस केस में हम क्या करते हैं, और ये एथिकली मोरली भी ठीक नहीं है कि ह्यूमन पे काम किया जाए, एथिकली भी ठीक नहीं है, बैन है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उन जीन की स्टडी के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाते हैं और ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे उस जीन की स्टडी करते हैं। जैसे एनसीईआरटी ने जो एक एग्जांपल दिया उस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। सुनना बेटा, एक जीन है जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बनाता है। अब इस इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर वाले जीन का हमारी फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट में क्या क्या रोल है, ये कैसे पता चलेगा, ट्रांसजेनिक एनिमल से हम कैसे पता करेंगे? तो ध्यान सुनना। यहां पे हमारे पास में एक ये एनिमल है, ठीक है, जिसके पास में ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर का जीन है। ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर का जीन है, ठीक है, पहले से प्रेजेंट है। अब हम क्या करते हैं, इस एनिमल में कोई ऐसा जीन बाहर से, ठीक है, ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, जो जीन इस एनिमल में जाता है और एनिमल में जाके इस इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर वाले जीन के एक्सप्रेशन को ब्लॉक कर देता है। बात को समझना बेटा, यह जीन पहले से प्रेजेंट था इसके में, हमने एक बाहर से जीन भेजा और इस जीन ने जाके इस पहले से प्रेजेंट जीन को इनएक्टिव कर दिया। जब यह जीन इनएक्टिव हो जाएगा तो इस जीन का प्रोडक्ट नहीं बनेगा, और जब इसका प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो प्रोडक्ट जिस जिस बायोकेमिकल पाथवे में, जिस जिस स्टेप में इन्वॉल्व था, वो सारे स्टेप ब्लॉक हो जाएंगे, वो सारा प्रोसेस बंद हो जाएगा। और जब वो सारा प्रोसेस बंद हो जाएगा तो उसका सिम्टम आएगा, और उस सिम्टम से हमको पता चल जाएगा कि इस जीन का प्रोडक्ट कहां कहां यूज हो रहा था। बात समझे? जैसे एक एग्जांपल से जो हमने पढ़ा है उससे समझाता हूं। हम लोगों के पास में एक जीन है बेटा, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस वाला, याद है, जो हमारे आई में कौन सेल का फॉर्मेशन करता है। अगर हम क्या करें, उस जीन को इस तरीके से इनएक्टिवेट कर दें, तो हमने जब इनएक्टिवेट किया तो हमने देखा कि केवल हमारी बॉडी में, केवल हमारी बॉडी में जो आई में कौन सेल बन रहा है वो अफेक्टेड हुआ, ठीक है। हमारे ब्लड के फॉर्मेशन में कोई उससे डिफेक्ट, हमारे स्किन के कलर में उससे कोई डिफेक्ट नहीं आया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब कि उस जीन का हमारे स्किन के कलर से कोई लेना देना, ठीक है, उस जीन का हमारे नॉर्मल विजन से कोई लेना देना, बस कलर को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। तो जब आप किसी जीन को इनएक्टिवेट करोगे तो वो जीन जिस पाथवे में पार्टिसिपेट कर रहा है, जो रोल प्ले कर रहा है, वो रोल करना बंद करेगा तो सिम्टम आएगा। तो हमको पता चल जाएगा कि नहीं है। जैसे मान लो मैं आता हूं और मैं क्लास ले रहा हूं और मैं जेनेटिक्स पढ़ा रहा हूं, अगर मैं किसी दिन नहीं आया तो किसकी क्लास नहीं चलेगी? अरे जेनेटिक्स की नहीं चलेगी, जेनेटिक्स की क्लास नहीं चलेगी। तो पता चलेगा ना कि भैया ये जेनेटिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे नहीं आने से जो अफेक्ट हो रहा है वही तो मेरा रोल है। तो इस जीन के इनएक्टिव होने से जो अफेक्ट दिख रहा है वही इसका हमारे नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट में रोल है। ये बात कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ये बात समझ में आ रही है? इसको
एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है, बट इसको जीन नॉकआउट टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। जीन को नॉकआउट करना, ठीक है, उसको इनएक्टिव करना या वहां से निकाल देना, ठीक है। तो जब हम किसी जीन को हटा देंगे तो उसकी कमी के वजह से, ठीक है, जो जो सिम्टम्स आते हैं वो जीन उन सभी पैरामीटर्स पे, उन सभी फिजियोलॉजिकल पाथवे पे अपना रोल प्ले करता था। ऐसे हम नॉर्मल फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल बनाते हैं। अब आते हैं स्टडी ऑफ डिजीज। ध्यान सुनना बेटा, स्टडी ऑफ डिजीज क्या है। अब हमारे पास में एक जीन है, उस जीन में म्यूटेशन होता है, उस म्यूटेशन से एक डिजीज डेवलप होता है। मान लो कोई कैंसर हो रहा है, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो रहा है, रिमेटॉइड अर्थराइटिस हो रहा है, ठीक है, डिजीज कोई होता है। तो अब उस डिजीज का डेवलपमेंट कैसे होता है, कौन कौन से पाथवे अफेक्ट होते हैं, ये पता करने के लिए, ठीक है, क्या हम किसी ह्यूमन पे वर्क करेंगे, क्या हम किसी नॉर्मल ह्यूमन के जीन को म्यूटेट करके उसमें देखेंगे कि डिजीज कैसे डेवलप हुआ। तो इसके लिए हम बनाते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। क्या बनाते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल। तो जैसे हमने क्या किया, ठीक है, हमने एक ट्रांसजेनिक माइस बनाया, और इस ट्रांसजेनिक माइस में हमने एक जीन रखा, ठीक है, और इस जीन में हमने क्या किया, म्यूटेशन करा दिया। और जब हमने म्यूटेशन कराया तो हमने देखा कि म्यूटेशन की वजह से अब यहां पे, ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी एबनॉर्मलिटीज आ रही है, कौन कौन से एंजाइम्स बन रहे हैं, ठीक है, कौन से नॉर्मल एंजाइम नहीं बन रहे हैं, एबनॉर्मल एंजाइम बन रहे हैं, डिजीज कैसे डेवलप हो रहा है, कितने स्टेज आते हैं, उन सब की स्टडी हम यहां से कर सकते हैं, ठीक है। अब हम अगर कैंसर के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल बना रहे हैं और उसमें हम म्यूटेशन कॉज करा के कैंसर डेवलप करा रहे हैं और फिर कैंसर की स्टडी कर रहे हैं, तो वो ट्रांसजेनिक एनिमल ह्यूमन मॉडल कहलाएगा फॉर कैंसर। ह्यूमन मॉडल का मतलब ये नहीं ह्यूमन बनाना, ह्यूमन मॉडल का मतलब है जैसे मान लो हमारा कोई जीन है, उस जीन में म्यूटेशन से हमको कैंसर होता है, तो हमने वो जीन इस माइस में भेज दिया, और फिर इस माइस के अंदर उस जीन में म्यूटेशन कराया, और फिर हमने देखा कि इस जीन में म्यूटेशन की वजह से कैंसर का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। तो ये जो माइस है ये हमारे उस जीन के लिए, उस डिजीज के लिए मॉडल हो गया। तो ये ह्यूमन मॉडल का कॉन्सेप्ट ये होता है। इन ह्यूमन मॉडल जब हम बनाते हैं तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाते हैं, हम ह्यूमन का फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं। अब एनसीईआरटी ने कहा कि इसके लिए, ठीक है, ह्यूमन मॉडल किस किस डिजीज के लिए बनाया गया है, तो यहां पे कैंसर के लिए, कैंसर के लिए अप्रोच यूज किया गया है, कैंसर की स्टडी के लिए, कैंसर डिजीज कैसे डेवलप होती है इसके लिए हमने ट्रांसजेनिक एनिमल बनाया है, ठीक है। दूसरा सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस जो डिजीज है इसके लिए हमने ट्रांसजेनिक एनिमल बनाया है, ठीक, और हम स्टडी कर रहे हैं कि सिस्टिक फाइब्रोसिस कैसे होता है, डिजीज कैसे डेवलप होता है, ठीक है। इसके बाद रिमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद एल्जाइमर्स के लिए बनाया गया है। तो याद रखना है ये सभी डिजीज पूछा जा सकता है कि किस किस डिजीज के लिए हमने ट्रांसजेनिक एनिमल यानी ह्यूमन मॉडल बनाया है, और उसमें हम इन डिजीज की स्टडी कर रहे हैं, पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि डिजीज कैसे डेवलप होता है, ठीक है। जब डिजीज का डेवलपमेंट पता चलेगा बेटा तभी तो क्योर कर पाएंगे। तो पहले तो हमको यह समझना होगा कि डिजीज डेवलप कैसे होती है, तब जाके हम इसके क्योर के बारे में डिस्कस कर पाएंगे, ठीक है। अब आते हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। ध्यान सुनना, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट क्या है, इस कॉन्सेप्ट को समझो। हमने हीरोडीन का जीन ब्रेसिका नेपस में डाला बेटा, और ब्रेसिका नेपस के सीड से हीरोडीन ऑब्टेन किया, तो वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। अब एक पॉइंट ये है कि हम हर जीन को प्लांट में ट्रांसफर करके एक्सप्रेस नहीं करा सकते। कोशिश हम करते हैं, हम पहले यही कोशिश करते हैं कि हमारा जीन प्लांट में जाए और प्लांट में एक्सप्रेस करे। अब हीरोडीन के उस जीन को भी बहुत सारे प्लांट में ट्राई किया गया होगा, तब जाके ब्रेसिका नेपस में कहीं सक्सेसफुली वो एक्सप्रेस कर पाया, तो हम उसकी उसका यूज कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा पहला एम यही होता है कि हमको अगर किसी जीन का प्रोडक्ट चाहिए तो हम उसको बैक्टीरिया में एक्सप्रेस करा लें, सबसे आसान। बैक्टीरिया में नहीं एक्सप्रेस हो रहा है तो प्लांट में एक्सप्रेस करा लें, और जब प्लांट में भी नहीं एक्सप्रेस होता है तब कई बार हम उस जीन को कहां एक्सप्रेस कराते हैं, एनिमल में भेजते हैं, तो एनिमल में ट्रांसफर करके फिर वहां पे हम वो प्रोडक्ट बनवाते हैं और वो प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, ठीक है। अब यहां पे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का जो एग्जाम्पल है वो यहां पे हमारे एनसीईआरटी में दो एग्जाम्पल दिया गया है। पहला अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन, ठीक है, अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन। अब सुनना बेटा, ये अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन एंजाइम जो है
कहां बनवाया गया, किस एनिमल में एक्सप्रेस कराया गया, एनसीईआरटी ने नहीं बताया। ठीक है, मैं बताता हूं। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का जो जीन था, इसको सिप में डाला गया और सिप के अंदर इसको एक्सप्रेस कराया गया, वहां पे ये एक्सप्रेस करता है और फिर वहां से अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन आइसोलेट किया जाता है। एनसीईआरटी ने बस ये बताया है कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का यूज कहां करते हैं। तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का यूज करते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एम्फिजीमा। पढ़ा होगा आपने, ठीक है। एम्फिजीमा के ट्रीटमेंट के लिए हम अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का यूज करते हैं। तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन हम ट्रांसजेनिक एनिमल बना के वहां एक्सप्रेस कराते, उस एनिमल से ऑब्टेन करते हैं और फिर जो भी एम्फिजीमा के पेशेंट होते हैं उनको ये मेडिसिन के फॉर्म में दिया जाता है, उनके इस एम्फिजीमा को ट्रीट करने के लिए। तो आपसे बस यही पूछा जाएगा कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का यूज कहां होता है, ठीक है, तो एम्फिजीमा के लिए। अब एनसीईआरटी कहती है कि सेम अटेम्प्ट किया गया फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फिनाइल कीटोन यूरिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस और फिनाइल कीटोन यूरिया के लिए भी हमने कोशिश किया कि हम कोई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बना दें और उससे उस पेशेंट को दे दें, जिससे फिनाइल कीटोन यूरिया हमारा, ठीक है, ठीक हो जाए या फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस ठीक हो जाए। तो अटेम्प्ट उसके लिए भी किया गया है, बट अभी उतना सक्सेसफुल वहां नहीं रहा है, जबकि ये अटेम्प्ट क्या है, सक्सेसफुल रहा है। ठीक है, दूसरा, इसमें जो दूसरा एग्जाम्पल है उसकी बात करें, और ये हमने डिस्कस भी कर लिया है, रोजी काउ। रोजी काउ, और ये रोजी काउ कौन थी, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ थी ये, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ। अब सुनना, ये कहानी मैंने बता भी रखा है आपको, ठीक है। तो एक ह्यूमन मिल्क में प्रोटीन होता है अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन प्रोटीन, ठीक है। तो अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन प्रोटीन का जीन हमने काउ में डाला, ठीक है, और बनाया ट्रांसजेनिक काउ, रोजी काउ। अब रोजी काउ के मिल्क में अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन प्रोटीन हमको मिला, और 1 लीटर मिल्क में 2.4 ग्राम प्रोटीन मिलता है। ये नीट में क्वेश्चन आ भी चुका है, ठीक है। तो यहां से रोजी काउ से हमने क्या ऑब्टेन किया, ह्यूमन प्रोटीन, ह्यूमन प्रोटीन अल्फा एल्ब्यूमिन फ्रॉम मिल्क, मिल्क से, ठीक है। और कितना आया, 2.4 ग्राम पर लीटर। 1 लीटर से 2.4 ग्राम मिल्क हमने, सॉरी 2.4 ग्राम प्रोटीन हमने ऑब्टेन किया, ठीक है। तो ये दो चीजें याद रखनी है, ठीक है। अब आते हैं वैक्सीन सेफ्टी, ध्यान सुनना बेटा। वैक्सीन सेफ्टी की बात करें तो इसका एग्जांपल लेते हैं पहले, फिर समझते हैं। वैक्सीन क्या है, वैक्सीन में हम पैथोजेन को इनएक्टिवेट करके रखते हैं। जैसे अगर मैं पोलियो वैक्सीन के एग्जांपल की बात करूं, यहां पे पोलियो वैक्सीन का एग्जांपल दिया गया है। तो जब भी हम पोलियो के अगेंस्ट वैक्सीन बना रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, पोलियो वायरस को ही इनएक्टिव करते हैं या एटेन्युएट करते हैं। तो एटेन्युएटेड पोलियो वायरस, इनएक्टिव पोलियो वायरस ही होता है वैक्सीन। और उस इनएक्टिवेटेड वायरस को हम, ठीक है, वैक्सीनेशन करने के लिए, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। अब ह्यूमन बॉडी में जब वो जाता है, क्योंकि वो इनएक्टिव है तो डिजीज तो कॉज नहीं कर पाता है, लेकिन वो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से हमारे इम्यून सिस्टम मेमोरी फॉर्म कर लेती है उसके अगेंस्ट। अब फिर कभी वो वायरस हमको इन्फेक्ट करता है, तो जो मेमोरी सेल होती हैं वो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स देती हैं, और जिसके वजह से वो वायरस हमारे में डिजीज कॉज नहीं कर पाता है। लेकिन सुनना बेटा, हमने जब एक वैक्सीन बनाया और हमने वायरस को इनएक्टिवेट किया, तो हमको क्या पता कि उसमें वायरस इनएक्टिवेट हुआ कि नहीं हुआ। हो सकता है कि वायरस इनएक्टिव ना हुआ हो, और अगर हमने वो वैक्सीन सीधे वैसे ही ह्यूमन के पास में भेज दिया, उसको इंजेक्ट कर दिया, तो वैक्सीनेशन की जगह पे, इम्यूनिटी बूस्ट करने की जगह पे डिजीज हो जाएगा। तो जब भी हम कोई वैक्सीन बनाते हैं तो पहले उसका क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, उसकी सेफ्टी चेक करते हैं कि वो सेफ है या नहीं है। अब एनसीईआरटी ने पोलियो का एग्जांपल दिया। पोलियो वैक्सीन की सेफ्टी के लिए हम उस वैक्सीन को मंकी में इंजेक्ट करते हैं, और मंकी में इंजेक्ट करके और हम देखते हैं कि क्या कोई एडवर्स वहां पे, ठीक है, सिम्टम्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर सब कुछ सही रहता है तब जाके हम उस वैक्सीन को आगे भेजते हैं। तो एनसीईआरटी ने कहा कि अभी तक इसका टेस्ट किस पे हो रहा है, मंकी पे। लेकिन अब सुनना, हमने क्या किया है, एक ट्रांसजेनिक माइस बनाया है बेटा, हमने बनाया है ट्रांसजेनिक माइस।
ठीक है। इसमें हमने वो जीन इंट्रोड्यूस किया है जिस जीन को पोलियो वायरस, ठीक है, टारगेट करता है। हमने वो ह्यूमन का जीन डाल के ट्रांसजेनिक माइस बनाया। अब हम क्या कर रहे हैं, जो भी पोलियो वैक्सीन आएगी, पोलियो वैक्सीन जो आएगी, इस पोलियो वैक्सीन को मंकी को ना देके, जो भी हमारा पोलियो वैक्सीन बनेगा, इसको हम इस ट्रांसजेनिक माइस को देंगे। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, सब कुछ सही रहा माइस में, ठीक है, इसका मतलब वैक्सीन क्या है, सेफ है। और अगर रिस्पॉन्स आया तो वैक्सीन सेफ नहीं है। ये ट्रायल अभी चल रहा है, ठीक है, अब ये कंप्लीट नहीं हुआ है। एनसीईआरटी कहती है कि अगर ये सक्सेसफुल रहा तो हम मंकी को रिप्लेस करके और ट्रांसजेनिक माइस ही यूज करेंगे वैक्सीन सेफ्टी के लिए, और हम अलग अलग वैक्सीन के लिए भी फिर ये टेक्निक यूज करना चालू कर देंगे। ठीक है, तो ये वैक्सीन सेफ्टी है। अगला आते हैं केमिकल सेफ्टी। केमिकल सेफ्टी क्या है, ध्यान सुनना बेटा। डेली लाइफ में हम बहुत सारे केमिकल्स यूज करते हैं, ठीक है, जो केमिकल्स कई बार हमारे लिए टॉक्सिक होते हैं, लेकिन हमको पता नहीं चलता है कि वो टॉक्सिक हैं, क्योंकि हम बहुत ही कम कंसंट्रेशन में यूज कर रहे हैं। हमारे फूड्स में बहुत सारे कलरिंग एजेंट होते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं, ठीक है, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, वो सारे केमिकल ही तो हैं। ठीक है, टेस्ट इनहेंसर्स होते हैं, आप चाउमीन वाउमीन खाते हो ना, पता नहीं क्या क्या ब्लैक ब्लैक डालते हैं सर, टेस्ट इनहेंसर्स होते हैं। ठीक है, हाँ वही, ठीक है, एजीनोमोटो उसमें खाते हो, डालते हो टेस्ट इनहेंसर्स, ठीक है, वो टेस्ट इनहेंसर होता है, ठीक है, लेकिन वो हमारे लिए कई बार टॉक्सिक होता है, लेकिन हमको पता नहीं चलता है, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन इतना कम है कि वो उतने कम कंसंट्रेशन में टॉक्सिसिटी शो नहीं कर रहा है। लेकिन हम जब लंबे टाइम तक उसको यूज करते रहेंगे तो उसका कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में लगातार धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, और तब कुछ टाइम के बाद यानी बुढ़ापे में वो कैंसर कॉज करेगा। ठीक है, जब हमारे बॉडी में कंसंट्रेशन उसका बढ़ जाएगा तब जाके वो टॉक्सिसिटी शो करेगा। तो अब क्या है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान सुनना बेटा। अब हमारे पास में मान लो एक नॉर्मल माइस है, ठीक है, चूहे को ही मार सकते हैं, क्या करें। ठीक है, हमारे पास में एक नॉर्मल माइस है, हमने क्या किया, एक केमिकल इसको 1 माइक्रोग्राम दिया। जब मैंने 1 माइक्रोग्राम केमिकल इसको इंजेक्ट किया तो इसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, नो रिस्पॉन्स। ठीक है बेटा, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। लेकिन जब हमने यही केमिकल इसको 10 माइक्रोग्राम दिया, ठीक है, तो 10 माइक्रोग्राम पे टॉक्सिक रिस्पॉन्स आया, तो टॉक्सिक रिस्पॉन्स आया। अब सुनो, ये केमिकल जब हम हाई कंसेंट्रेशन में दे रहे हैं तब टॉक्सिसिटी शो कर रहा है नॉर्मल कंडीशन में। अब हमने क्या किया है, एक ट्रांसजेनिक माइस बनाया है। ठीक है, इस ट्रांसजेनिक माइस में हमने एक हाइपर सेंसिटिव जीन डाल दिया है, हाइपर सेंसिटिव जीन डाल दिया। ये हाइपर सेंसिटिव जीन अगर केमिकल थोड़ा भी टॉक्सिक है तो वो तुरंत रिस्पॉन्स दे देगा। ठीक है, तो अगर मैं यही केमिकल अब इस माइस को 1 माइक्रोग्राम दूंगा तो 1 माइक्रोग्राम में ही यहां पे क्या आ जाएगा, टॉक्सिक रिस्पॉन्स हमको देखने को मिलेगा, तो टॉक्सिसिटी शो कर देगा, टॉक्सिक रिस्पॉन्स आएगा। तो हमने इसको दिया तो यहां पे 1 माइक्रोग्राम में टॉक्सिक रिस्पॉन्स आ गया। इस तरीके से जितने भी केमिकल्स हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, वो टॉक्सिक है या नहीं है, वो हमारे लिए सेफ है या नहीं है, उसके टेस्ट के लिए हमें एनिमल यूज कर सकते हैं। हम उसको वो केमिकल बहुत ही कम कंसेंट्रेशन में देंगे, अगर वो थोड़ा भी टॉक्सिक होगा तुरंत रिस्पॉन्स आ जाएगा, हमको पता चल जाएगा वो केमिकल सेफ। और अगर रिस्पॉन्स नहीं है दैट मीन वो केमिकल सेफ है। ठीक है, तो ये था ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज। इसके साथ अब एक बार आप एनसीईआरटी जितनी बातें एनसीईआरटी में लिखी हैं और जो एग्जांपल जहां से क्वेश्चन आ सकता है उसको मैंने लिख दिया है, एक बार आप एनसीईआरटी को इसके साथ पढ़ लेना, ठीक है, आपका पूरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। जल्दी से लिख लो। तो बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन वाला पार्ट हमारा, ठीक है, जो मेन बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है वो सारा कंप्लीट हो चुका है। 2-3 छोटे छोटे टॉपिक हम भी उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एथिकल इशू वो अब लिखेंगे नहीं, वो एनसीईआरटी से ही बात करेंगे उसकी। अभी बचता है टिश्यू कल्चर, मतलब बायो मेन बायोटेक्नोलॉजी हो गया है, अब टिश्यू कल्चर की बात करनी है थोड़ी सी। हम्म, गलत बात है, मंकी पे गलत बात है, गलत बात है, मैं भी कहाँ कह रहा हूँ सही बात है, लेकिन क्या करें, ह्यूमन पे करेंगे तो और गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये ना जो
कमजोर होता है उसको सब लोग उसका फायदा उठाते हैं। मंकी कमजोर है बेचा, तो ह्यूमन मजबूत है तो हम लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। चूहे पे कर रहे हैं वो भी तो गलत बात ही है। पीसीआर सबने लिख लिया।
अभी आपको ये नहीं बनाना है। हम्म। रिमेटोइड अल्जाइमर। हम्म। एक मिनट, 90 पे नहीं लिख, एनसीईआरटी में कर दे। 95 दिया है ना। सॉरी सॉरी, 99 लिख दी, इसको 95 कर लेना बेटा। लिख लेना, तो हेडिंग कर लेना प्लांट टिश्यू कल्चर। कौन सा? अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन। हाँ हाँ। ट्रांसाइड। नहीं, अभी नहीं।
आपको हेडिंग करना है प्लांट टिश्यू कल्चर। हाँ, किसमें? चैप्टर में? बस ये प्लांट टिश्यू कल्चर। अगले लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा, फिर एक लेक्चर माइक्रो, 2 लेक्चर का। अभी तो बस इसी का इंफॉर्मेशन है मेरे पास। इसको खत्म करेंगे, डिपार्टमेंट में बोलेंगे कि मैंने अपना काम खत्म कर दिया, वहां से जो आदेश आएगा उसका पालन किया जाएगा। अब देखो क्या आदेश आता है। ठीक है, तो पहले तो तुम लोग मेरे आदेश का पालन करो, जल्दी से लिख लो। ठीक है, लिखो लिखो। सेल्फ हेल्प पढ़ा तो रहे हैं सर। लिखो प्लांट टिश्यू कल्चर। हाँ, अभी नहीं बनाना, अभी डेफिनेशन लिखेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर का। ठीक है, 2-3 लाइन ऊपर इसके अभी लिखेंगे, फिर हम इस पे आएंगे। इसको समझेंगे फिर आप लिखेंगे से। लिख लिया? हो गया? अभी नहीं। चलो एक नए पेज से हेडिंग करो प्लांट टिश्यू कल्चर। ब्रैकेट में लिखना शॉर्ट में पीटीसी। ठीक है, अब जब भी मैं पीटीसी लिखूंगा ऐसे तो आप समझोगे उसको का मतलब क्या है, प्लांट टिश्यू कल्चर। ठीक है, हो गया? चलो डेफिनेशन लिखोगे, इट्स अ टेक्निक ऑफ, इट्स अ टेक्निक ऑफ growing and maintaining, growing, it's a technique of growing and maintaining plant cell, plant cell, comma, tissue, plant cell, comma, tissue, or organ, or organ on sterilized, on sterilized, on sterilized culture media, on sterilized culture media, sterilized culture media under, under aseptic, under aseptic, लिखा हुआ है aseptic, in vitro, under aseptic in vitro condition, under aseptic in vitro condition। ध्यान सुनना बेटा, हमने कहा कि एसेप्टिक इन विट्रो कंडीशन में
एसेप्टिक इन विट्रो कंडीशन का मतलब हो गया, एसेप्टिक का मतलब हो गया स्टरलाइज्ड, जहां पे कोई माइक्रोबियल कंटामिनेशन ना हो, कोई इन्फेक्शन ना हो। इन विट्रो का मतलब आर्टिफिशियल कंडीशन में इन द वेसल, वेसल के अंदर, ठीक है। तो हम जहां पे प्लांट टिश्यू कल्चर करते हैं वो पूरी लैब स्टरलाइज होनी चाहिए। जहां पे हम ये काम कर रहे हैं पूरी लैब स्टरलाइज होती है, ठीक है। लैब में भी कहीं पे भी माइक्रोब्स कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम एक वेसल लेंगे जिसके अंदर प्लांट सेल को ग्रो करेंगे, वो भी स्टरलाइज होगा, जो मीडिया यूज करेंगे वो भी स्टरलाइज होगा, हर एक चीज यहां पे स्टरलाइज होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने इन विट्रो कंडीशन में, एसेप्टिक कंडीशन में, इन विट्रो कंडीशन में, ठीक है, प्लांट के सेल को, प्लांट के किसी ऑर्गन को, प्लांट के किसी टिश्यू को, ठीक है, कल्चर मीडिया बना के उस पे ग्रो करना, मेंटेन करके रखना, यही प्लांट टिश्यू कल्चर है। बात समझे? फिर से सुनना। हमने कहा कि किसी प्लांट के सेल को, किसी प्लांट के टिश्यू को, या किसी प्लांट के ऑर्गन को कल्चर मीडिया बना के, और कैसा कल्चर मीडिया? स्टरलाइज्ड कल्चर मीडिया, जिसमें कोई माइक्रोबियल कंटामिनेशन ना हो, उस पे इनको डिवाइड कराना, ग्रो करना, मेंटेन करके रखना, यही प्लांट टिश्यू कल्चर कहलाता है, ठीक है। अब नोट करके लिखोगे, दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन, दिस टेक्निक is based on totipotent, this technique is based on totipotent nature of plant cell, totipotent nature of plant cell, ठीक है। प्लांट टिश्यू कल्चर की टेक्निक प्लांट सेल के टोटीपोटेंट नेचर पे बेस्ड होता है। अब पहली बात ये कि ये टोटीपोटेंट नेचर है क्या, ठीक है। तो हेडिंग करोगे टोटीपोटेंसी, टोटीपोटेंसी, ठीक है, टोटीपोटेंसी। सुनना बेटा, एबिलिटी ऑफ ए प्लांट सेल, लिखो एबिलिटी ऑफ ए प्लांट सेल, एबिलिटी ऑफ ए, एबिलिटी ऑफ ए प्लांट सेल to divide, ability of a plant cell to divide, differentiate, to divide, differentiate, differentiate, and develop into a, and developed into a, developed into a complete plant, developed into a complete plant is called totipotency, is called totipotency। अब सुनना बेटा, हमने कहा कि अगर हम एक प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल के पास में ये एबिलिटी होती है कि प्लांट सेल, एक सिंगल प्लांट सेल अपने आप को डिवाइड करा के अपने जैसे खूब सारी सेल बना सकता है, डिफरेंशिएट होके अपने से अलग टाइप की सेल बना सकता है, और फिर ये पूरा प्लांट बॉडी डेवलप कर सकता है, और इसके इस एबिलिटी को ही टोटीपोटेंसी कहते हैं। तो सिंगल प्लांट सेल की बात करें तो एक सिंगल प्लांट सेल के पास भी ये एबिलिटी होती है कि वो डिवाइड करके, डिफरेंशिएट करके पूरा प्लांट तैयार कर सकता है, और प्लांट के इसी पोटेंशियल को, इसी एबिलिटी को प्लांट सेल के टोटीपोटेंसी कहते हैं। और इसी टोटीपोटेंसी को देखा गया जब कि प्लांट सेल के पास में ये एबिलिटी है, तो वहां से प्लांट टिश्यू कल्चर का आइडिया आया, और हमने ये सोचा कि हम किसी भी प्लांट के एक सेल को लेके पूरा का पूरा प्लांट डेवलप कर सकते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर, ठीक। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ऐसा समझना बेटा, आपने जब एनाटॉमी की बात की होगी, ठीक है, 11th में पढ़ी होगी, तो वहां पे आपने डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन की बात की होगी। तो इस पॉइंट को थोड़ा समझना, अगर हम एक सीड की बात करें तो एक सीड के अंदर, ठीक है, एम्ब्रियो पाया जाता है, ठीक है। ये जो एम्ब्रियो होता है, ठीक है, ये एम्ब्रियो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मास होता है। अब क्या होता है, जब हम इस सीड को जर्मिनेट करते हैं तो ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल होती हैं ये डिवाइड करके पहले अपने जैसी और सारी सेल बनाती हैं, और फिर ये मेरिस्टेमेटिक सेल डिफरेंशिएट होती हैं, और डिफरेंशिएट होके परमानेंट सेल का फॉर्मेशन करते हैं, और वो परमानेंट सेल अलग अलग फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और पूरा हमारा प्लांट तैयार हो जाता है। इस तरीके से हमारे पास में एक पूरा प्लांट डेवलप होता है, ठीक है। तो जब यहां पे इस सेल का डिवीजन और डिफरेंशिएशन होता है,
तो हमको यहाँ पे पूरा प्लांट देखने को मिलता है। अब इस प्लांट में आपको परमानेंट सेल भी देखने को मिलता है और मेरिस्टेमेटिक सेल भी देखने को मिलता है। तो जो परमानेंट सेल बने, ये परमानेंट सेल डिफरेंशिएशन से आए। जब मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड होकर अपने से डिफरेंट सेल बनाती हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। अब सुनना, ये जो परमानेंट सेल हैं, देखा गया कि इन परमानेंट सेल के पास में एबिलिटी होती है कि मौका पड़ने पे ये यहां पे फिर से एक बार डी डिफरेंशिएट हो जाती हैं। डी डिफरेंशिएट होने का मतलब कि डिफरेंशिएशन के प्रोसेस को कैंसिल कर देना, और एक बार फिर से ये मेरिस्टेमेटिक सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इस डी डिफरेंशिएशन प्रोसेस से जो मेरिस्टेम बनता है इसको सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो नेचर में डी डिफरेंशिएशन प्लांट कर रहा है। फिर हमने देखा कि ये जो डी डिफरेंशिएट सेल हुई है एक बार फिर से रीडिफरेंशिएट होती है और फिर से परमानेंट सेल बना सकते, हम सेकेंडरी परमानेंट सेल कहते हैं। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने देखा कि प्लांट सेल के पास में ये एबिलिटी है कि वो अपने फॉर्म को बार बार चेंज कर सकती है। वो प्राइमरी मेरिस्टेम से प्राइमरी परमानेंट सेल, प्राइमरी परमानेंट सेल से सेकेंडरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम से सेकेंडरी परमानेंट सेल में कन्वर्ट हो सकती है, डिफरेंशिएट होती है, डी डिफरेंशिएट हो सकती है नेचर में। तो अगर ये नेचर में ऐसे कर सकती है तो हम लैब के अंदर भी इसको डिफरेंशिएट करा सकते हैं, डी डिफरेंशिएट करा सकते हैं, और हम एक सेल से, ठीक है, पूरा प्लांट तैयार कर सकते हैं। यहां से प्लांट टिश्यू कल्चर का आइडिया आया कि अगर हम मुझे प्लांट का कोई एक सिंगल सेल भी मिल जाए तो उसको हम डिफरेंशिएट करा के, डी डिफरेंशिएट करा के मैं पूरा प्लांट तैयार कर सकता हूं। और यही टोटी पोटेंट नेचर है प्लांट सेल का, और इसी पे ये पूरा प्लांट टिश्यू कल्चर बेस्ड है। तो कोई आपसे पूछे कि प्लांट टिश्यू कल्चर किस पे बेस्ड है तो कहोगे टोटी पोटेंसी पे, टोटी पोटेंट नेचर ऑफ प्लांट सेल पे। ठीक, अब प्लांट टिश्यू कल्चर में हम करते क्या है, थोड़ा सा एक बार हम इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान सुनना बेटा, हमारे में ये एक प्लांट है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, प्लांट के किसी एक पार्ट को प्लांट से अलग करके लैब में लेके आते हैं। प्लांट का वो पार्ट जो प्लांट से हमने सेपरेट किया, जिसका यूज प्लांट टिश्यू कल्चर में करने जा रहे हैं, ठीक है, उस प्लांट पार्ट को हम एक्स प्लांट कहते हैं। प्लांट का वो कोई भी पार्ट जो आप प्लांट टिश्यू कल्चर में यूज करोगे उसको क्या कहा जाएगा? एक्स प्लांट। हम मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, कोशिश करते हैं कि हम मेरिस्टेमेटिक सेल लें, क्योंकि अगर हम मेरिस्टेमेटिक सेल लेंगे तो उसको डी डिफरेंशिएट नहीं कराना है, सीधे उसको डिफरेंशिएट करा के हम वैसी सेल और उससे अलग टाइप की सेल बना सकते हैं। अगर आप परमानेंट सेल लेके आओगे तो परमानेंट सेल को पहले डी डिफरेंशिएट कराना पड़ेगा, उसके बाद रीडिफरेंशिएट कराना पड़ेगा। ठीक है, तो डी डिफरेंशिएट कराना लैब के अंदर थोड़ा डिफिकल्ट होता है, करा सकते हैं लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जो भी हम एक्स प्लांट लें वो कैसा लें, मेरिस्टेम लें, ताकि हमको डिफरेंशिएट कराना आसान रहे। बात समझ गए? तो हम एक एक्स प्लांट लेके आ गए। अब जब एक्स प्लांट लेके आएंगे बेटा तो उसके ऊपर बहुत सारे माइक्रोब्स होंगे, हम बाहर से लेके आ रहे हैं। और मैंने अभी कहा कि इसमें स्टेरलाइज्ड कल्चर मीडिया, पूरा एसेप्टिक कंडीशन मेंटेन करना होता है। तो हमको उसके सरफेस से जितने भी माइक्रोब्स हैं उनको हटाना है, और इस प्रोसेस को कहते हैं सरफेस स्टेरिलाइजेशन। तो हम पहला स्टेप करते हैं सरफेस स्टेरिलाइजेशन। अब सरफेस स्टेरिलाइजेशन में क्या करते हैं, हम एक, ठीक है, बीकर या प्लेट लेते हैं और उसमें एंटी माइक्रोबियल केमिकल डालते हैं। अब ये एंटी माइक्रोबियल केमिकल क्या क्या हो सकता है, तो ब्रोमीन वाटर हो सकता है, ये सोडियम हाइपोक्लोराइड हो सकता है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 हो सकता है, ये C2H5OH हो सकता है। ठीक है, इनको रख के, इनमें से किसी एक को रख के और उसमें अपने एक्सप्लांट को रख देंगे कुछ देर तक, जिससे उसके सरफेस से जितने भी माइक्रोब्स होंगे वो सभी हट जाएंगे, और इसको सरफेस स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। ये सरफेस स्टेरिलाइजेशन कर लिया। सरफेस स्टेरिलाइजेशन करने के बाद फिर हम एक कल्चर मीडिया बनाते हैं। अब कल्चर मीडिया क्या होता है समझना। तो कल्चर मीडिया बनाने के लिए हम एक बीकर लेते हैं, उस बीकर में हम डिस्टिल्ड वाटर लेते हैं, और उस डिस्टिल्ड वाटर में हम सुक्रोज डालते हैं। सुक्रोज क्या है, कार्बन सोर्स होता है। हमारे सेल को न्यूट्रिशन के लिए कार्बन सोर्स चाहिए तो हमने सुक्रोज दे दिया। फिर हम इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स डालते हैं। प्लांट को बहुत सारे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है अपने ग्रोथ के लिए, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपने पढ़ा होगा। तो जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में डालते हैं, विटामिन डालते हैं, अमाइनो एसिड्स डालते हैं, और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन्स डालते हैं, प्लांट हार्मोन।
ठीक है। और मेनली हम ऑक्सिन और साइटोकाइनिन यूज करते हैं, एब्सिसिक एसिड और भी यूज करते हैं, लेकिन ये कॉमनली यूज होते हैं, ये ज्यादा यूज होते हैं। ऑक्सिन में 2,4-D और नेप्थलीन एस्टिक एसिड, ये दोनों ऑक्सिन है, इनका यूज किया जाता है। और बीएपी बेंजाइल एमिनोप्यूरिन, ये साइटोकाइनिन है, इसका यूज करते हैं। ठीक है, हम इन सबको मिक्स करके एक कल्चर मीडिया बनाते हैं। ठीक है, और इस कल्चर मीडिया पे अपने एक्सप्लांट को कल्चर करते हैं। जब एक्सप्लांट को कल्चर करते हैं तो ये जो हमारा एक्सप्लांट है, अब ये यहां पे डिवाइड करता है, और डिवाइड करके अगर ये मेरिस्टेमेटिक सेल है तो केवल डिवाइड करेगा, और अगर ये परमानेंट सेल है तो पहले डी डिफरेंशिएट होगा और फिर डिवाइड करेगा, फिर डिवाइड करेगा, और डिवाइड करके यहां पे एक मास बनेगा, कॉम्पैक्ट सेल का मास बनेगा, जिसको मेरिस्टेम कहेंगे। तो मेरिस्टेमेटिक सेल का एक कॉम्पैक्ट मास बनता है जो अनडिफरेंशिएटेड सेल होती हैं, ठीक, और इसको कहते हैं कैलस। क्या कहते हैं? तो हमने कैलस बना लिया, यानी हमने इससे खूब सारी मेरिस्टेमेटिक सेल बना ली, जितना चाहे उतना बना सकते हैं। बात समझ गए? तो हमने कैलस बना लिया। तो कैलस आपसे पूछा क्या है कोई, तो क्या बता दोगे? कॉम्पैक्ट सेल मास होता है किसका? मेरिस्टेम का। और ये सभी सेल कैसी हैं? अनडिफरेंशिएटेड, यानी इन्होंने लाइफ में सोचा नहीं कि क्या बनना है। ठीक है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना भी डिसाइड नहीं है। ठीक है, ये कुछ भी बन सकती है। ठीक है, यानी ये, ठीक है, जाइलम की सेल भी बन सकती है, फ्लोएम की सेल भी बन सकती है, पैरेंकाइमेटस सेल भी बन सकती है, ठीक है, कोलेनकाइमेटस सेल भी बन सकती है, कुछ भी बन सकती है। तो ये अनडिफरेंशिएटेड सेल है। अब हम क्या करते हैं, फिर से एक दूसरा मीडिया बनाते हैं, और उस मीडिया पे इसमें से सेल को ट्रांसफर करते हैं। अब ये जितनी भी सेल, एक सेल से हम पूरा, और इस प्रोसेस को रीजनरेशन कहते हैं। अभी डिटेल में हम रीजनरेशन पढ़ेंगे कि कैसे होता है। तो हमारे पास में जितनी भी सेल हैं, एक सेल से एक एक प्लांट तैयार कर सकते। तो हमने प्लांट तैयार कर लिया। अब चलो, हमारे पास में थाउजेंड्स ऑफ सेल हैं, तो हम थाउजेंड्स ऑफ प्लांट तैयार कर सकते हैं। अब सुनना बेटा, ये जितने भी प्लांट बन रहे हैं, ठीक है, ये माइटोसिस से बन रहे हैं। किस? यहां मियोसिस, और जब मियोसिस नहीं हुई तो वेरिएशन नहीं आएगा। अब सुनना, ये जितनी भी सेल थी, ये सभी सेल से बनी थी, सेल से बनी थी। तो ये सारी सेल भी थी, और इनसे जो प्लांट बनेंगे वो सारे प्लांट भी क्या होंगे? जेनेटिकली आइडेंटिकल। तो अगर मैं इस प्लांट की बात करूं, इस प्लांट की बात करूं, इस प्लांट की बात करूं, सभी जेनेटिकली आइडेंटिकल है। अगर ये कैपिटल टी है तो ये भी कैपिटल टी होगा, ये भी कैपिटल टी होगा। ऐसे हमने जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट बनाया, और इनको कहते हैं सोमा क्लोन। क्या कहते हैं? तो सुनना, ठीक है, सोमा क्लोन कोई पूछे तो क्या कहेंगे? कहोगे जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट प्रोड्यूस थ्रू प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर के थ्रू जो हम एक सिंगल सेल से थाउजेंड्स ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट बनाते हैं, वो सभी आपस में क्या कहलाते हैं? सोमा क्लोन। ठीक है, अब सुनना, कई बार हम जब लैब के अंदर आर्टिफिशियल कंडीशन में ऐसे प्लांट्स बना रहे होते हैं, तो उसमें से कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो बाकी प्लांट से अलग हो जाते हैं, उनमें म्यूटेशन हो जाता है। ठीक है, और अगर म्यूटेशन हो गया तो उनमें वेरिएशन आ गया। ऐसे प्लांट्स को सोमा क्लोनल वेरिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सोमा क्लोनल वेरिएशन। दैट मींस वेरिएशन अराइजेस ड्यूरिंग प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर के दौरान जो वेरिएशन आएगा, दैट वेरिएशन इज कॉल्ड सोमा क्लोनल वेरिएशन। अब ये वेरिएशन अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। हो सकता है कि हमारा जो मेन प्लांट था, अब जो वेरिएशन से प्लांट आया उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। अगर हमको अच्छा वेरिएशन मिल गया तो हमने अपने प्लांट को इंप्रूव कर लिया कि नहीं कर लिया? हमको एक बेटर वैरायटी मिल गई तो हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे वेरिएशन को, और आगे उसका यूज करेंगे। लेकिन अगर ये वेरिएशन ऐसा आया जिससे प्रोडक्टिविटी और खराब हो गई तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, हर बार ये वेरिएशन आए जरूरी नहीं है, कभी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ठीक है, अब सुनना बेटा, माइक्रो प्रोपोगेशन किसे कहते हैं? यहां से एक्सप्लांट से, ठीक है, और थाउजेंड्स ऑफ आइडेंटिटी, यहां तक कि ये पूरी टेक्निक माइक्रो प्रोपोगेशन कहलाती है। ठीक है, दैट मींस फॉर्मेशन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट थ्रू प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर का यूज करके, ठीक है, जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट बनाना, यानी यहां से लेके यहां तक ये जो पूरी टेक्निक क्या है वो क्या हो गई? माइक्रो प्रोपोगेशन। उसी को माइक्रो प्रोपोगेशन कहते हैं। ये पूरी टेक्निक क्या है? प्लांट टिश्यू कल्चर। और प्लांट टिश्यू कल्चर का यूज करके अगर हम जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट बना रहे हैं, तो जो जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट बनाने वाला टेक्निक है वो क्या हो जाएगा? माइक्रो प्रोपोगेशन। उसी को माइक्रो प्रोपोगेशन कहेंगे। अब यहां से आपको डेफिनेशन क्या क्या पूछा सकता है?
एक्स प्लांट पूछा सकता है, सरफेस स्टेलाइजेशन पूछा सकता है, इंटरमीडिया क्या होता है, कैलस क्या होता है, ठीक है, सोमा क्लोन क्या होता है, सोमा क्लोनल वेरिएशन क्या होता है, और माइक्रो प्रोपोगेशन क्या होता है, बता लोगे सारा। ठीक है, अब हमको डिटेल में यही सारी चीजें डिस्कस करनी है कि कैसे हम एक सिंगल प्लांट से, प्लांट सेल से, ठीक है, या एक्स प्लांट से पूरा प्लांट डेवलप करेंगे। यही हमको पढ़ना है प्लांट टिश्यू कल्चर में। बात समझ गए? देख लो। सोमैटिक सेल से पूरा। बेटा हम लोग के पास में टोटल पोटेंसी उतनी नहीं होती है जितना प्लांट सेल के पास में होता है। तो एनिमल टिश्यू कल्चर अभी उतना डेवलप नहीं हुआ है जितना प्लांट टिश्यू कल्चर इसी वजह से डेवलप हो पाया है। एनिमल टिश्यू कल्चर भी किया जाता है, बट आपने जो जीन थेरेपी में लिम्फोसाइट निकाल के कल्चर किया, वो टिश्यू कल्चर ही था, वो एनिमल टिश्यू कल्चर था। ठीक है, लेकिन वो अभी उतना डेवलप नहीं हो पाया है। बेटा। हाँ, वो आपको जूलॉजी वाले सर, एनिमल वाले बताएंगे। प्लूरिपोटेंसी, प्लूरिपोटेंसी मतलब डिफरेंट लाइनेज के सेल बनाना। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा लिम्फोसाइट्स में, ठीक है, एक प्रोजेनिटार सेल्स होती हैं, ठीक है, जिनके पास में एबिलिटी होती है कि अपने जैसी और अपने से अलग अलग टाइप की सेल्स का फॉर्मेशन करना। तो वो एनिमल के लिए वहां पे यूज किया जाता है। ठीक है, यानी अपने से डिफरेंट टाइप की सेल्स का फॉर्मेशन करता है, तो प्लूरी, प्लूरी मतलब बहुत सारे। ठीक है, वो प्लूरीपोटेंट सेल हो गई। कुछ सेल होती है वहां पे भी जो डिवाइड करके अपने जैसी सेल बनाती हैं, वो प्लूरीपोटेंट नहीं है। कुछ होती है जो डिवाइड करती हैं और अपने से अलग अलग टाइप की सेल बनाती हैं। ठीक है, और ये टर्म हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे कि ये अपने जैसी सेल नहीं, ये पूरा
एनिमल ही तैयार करेगा, पूरा प्लांट ही तैयार करता है। यानी सब कुछ बनाने का है तो टोटिपोटेंसी, यानी ये एक ब्रॉड सेंस में हम बात करते हैं। सुना बेटा, अब हमारा एम है पूरा प्लांट तैयार करना। पूरा प्लांट कैसे तैयार करते हैं, ठीक है, यहां से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना प्रोसेस, ध्यान देना बेटा। हमने एक्स प्लांट ले लिया है। अब मैंने सीधे एक्स प्लांट लिखा तो आपको समझ जाना है कि इसको हमने सरफेस स्टेलाइज कर लिया है। इस एक्स प्लांट से हमको खूब सारी मेरिस्टेमेटिक सेल बनानी है, ठीक है, और फिर उस मेरिस्टेमेटिक सेल से हमको पूरा प्लांट डेवलप करना है। तो पहले मेरिस्टेमेटिक सेल कैसे बनाते हैं, उनका नंबर कैसे इंक्रीज करते हैं, उसकी बात करते हैं। तो दो तरीके होते हैं इसके लिए। पहला तरीका है, ध्यान सुनना, हम एक फ्लास्क लेते हैं और उस फ्लास्क में हम लिक्विड मीडिया बनाते हैं। इसमें हम अगार अगार नहीं डालते हैं, और इस लिक्विड मीडिया में 2,4-D यानी ऑक्सीजन ज्यादा रखते हैं, और फिर उसमें हम अपने रख देते हैं। और एक्स प्लांट को रखने के बाद, ठीक है, हमारे पास में, ठीक है, एक जो रेफ्रिजरेटर होता है वैसे एक ठीक वैसा ही दिखने वाला एक मशीन होता है, ठीक है, जिसके अंदर ऐसे प्लेटफॉर्म लगे होते हैं। उसमें हम टेम्परेचर, लाइट, ये सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर लाइट सेट कर देते हैं, ठीक है, और फिर उस पे उस प्लेटफॉर्म पे हम अपने इस, ठीक है, फ्लास्क को रख देते हैं। अब उसमें वो प्लेटफॉर्म ऐसे रोटेट कर रहा होता है जिसके हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, आरपीएम को। तो हम रख देते हैं और स्पीड सेट करते हैं, ये हमेशा ऐसे रोटेट करता रहेगा। तो ये मीडिया जो है, ये मीडिया भी उसके साथ, ठीक है, ऐसे रोटेट होती रहेगी। अब क्या होता है, ये सेल इस मीडियम में डिवाइड करना चालू करता है, डिवाइड करके अपना नंबर बढ़ाता है। जब डिवाइड करके नंबर बढ़ाता है तो हम जब एजिटेट कर रहे हैं उसको, तो जैसे ही सेल डिवीजन होगा, याद करो दो प्लांट सेल के बीच पेक्टिन होता है, अब इस फिजिकल फोर्स की वजह से वो दोनों टूट जाएंगे और सेल अलग अलग हो जाएंगे। तो जब सेल अलग होंगे तो इस लिक्विड में सस्पेंड हो जाएंगे, डूबते जाएंगे, और इसको हम सेल सस्पेंशन कल्चर कहते हैं। अगर कहीं पे भी, कई बार क्या होता है, ठीक है, कि एक जगह पे बहुत सारी सेल का ग्रुप बनने लगता है, मास बनने लगता है, तो हम थोड़ी स्पीड और बढ़ा देते हैं, वो और तेज एजिटेट करता है। तो जब भी सेल डिवाइड होंगी उस टाइम पे फिजिकल शॉक लगेगा, सेल अलग अलग हो जाएंगी और यहां पे डूब जाएंगी। अब देखो, इस तरीके से हम जितनी सेल बना सकते हैं, और हम फिर यहां से एक एक सेल निकाल के उससे पूरा प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो एक तो हम सेल सस्पेंशन कल्चर करके नंबर ऑफ सेल बढ़ा सकते हैं। दूसरा तरीका सुनना, दूसरे तरीके में हम सॉलिड अगार मीडिया बनाते हैं, ठीक है, यानी हम उसमें लिक्विड में, मीडिया वही है लिक्विड, उसमें हमने अगार डाल दिया तो सॉलिडिफाई हो जाता है। और जब सॉलिडिफाई हो जाता है तो हम थोड़ा उसका सरफेस ऐसे रखते हैं अगार का। जब ये लिक्विड फॉर्म में होता है, अभी गर्म होता है तो लिक्विड होता है, तो हम उसको थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करके रखते हैं, तो उसका सरफेस ऐसे होता है, फिर ये सॉलिडिफाई होता है ऐसे ही रहेगा ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए। उस पे हम अपने एक्सप्लांट को रखेंगे, और इसमें हम 2,4-D और बीएपी यानी ऑक्सीन और साइटोकाइन का कंसंट्रेशन इक्वल रखते हैं। जब ऑक्सीन और साइटोकाइन इक्वल कंसंट्रेशन में होगा तो ये सेल डिवाइड करेगी, और डिवाइड करके कैलस का फॉर्मेशन कर लेगी, और इसको कहते हैं कॉम्पैक्ट सेल मास। तो कॉम्पैक्ट सेल मास बनता है मेरिस्टेमेटिक सेल का, कैलस बन गया, इसको कहते हैं कैलस कल्चर। अब इसके थ्रू भी हम जितनी सेल चाहे उतनी सेल बना सकते हैं। अब यहां से हर सेल को एक एक करके अलग करके हम यूज कर सकते हैं। हम कैलस कल्चर को सस्पेंशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हम क्या करें, फिर से एक लिक्विड मीडिया बनाएं और उसमें इस कैलस को उठा कर रख दें और फिर उस प्लेट पे रख दें, ठीक है, तो फिर से क्या करेगा, उसको सस्पेंशन में कन्वर्ट कर देगा। तो नंबर ऑफ सेल बढ़ाने के हमारे पास में दो तरीके हैं, एक तो हम सस्पेंशन कल्चर कर लें, दूसरा कैलस कल्चर कर लें। तो अभी तक हमने सेल का नंबर बढ़ाया, ठीक है, अब हमारे पास में थाउजेंड्स ऑफ आइडेंटिकल सेल आ गई। अब इन सेल से, चाहे यहां से सेल लो चाहे यहां से सेल लो, इन सेल से पूरा प्लांट कैसे बनाना है ये अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। बात समझ गए?